नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और आपके सामने 69th बीपीएससी पीटी के लिए एक विशेष प्रोग्राम इस संस्था के माध्यम से चलाई जा रही है। खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जिसके पास संसाधन की कमी है और एक अच्छे क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच नहीं है, उन सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे निःशुल्क इस एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि एक अच्छे और क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन उन्हें प्राप्त हो, तो इस संस्था के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 69th बीपीएससी में अधिक से अधिक लोगों को ऑफिसर बना सकूं। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के आया हूं। यहाँ से आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊँगा और इतिहास में भी प्रयास करेंगे कि और भी जो सेक्शन है, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, इसका भी क्लास में ही लूँ। तो दोस्तों, आपके सामने जैसा कि दिख रहा है कि 69th बीपीएससी का एग्जामिनेशन आपका 30 सितंबर को 2023 को संभावित डेट है और उम्मीद है कि यह एग्जामिनेशन स्थिति को हो जाएगा। और जहां तक सूचना प्राप्त हो रही है कि 69th बीपीएससी के लिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार पहली बार कंबाइंड एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जिसमें कि आपका ओवरऑल जो सिविल सेवा का है, सीडीपीओ का हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का हो सकता है, और भी जितना बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, तो बहुत सारा वैकेंसी इसके साथ जुड़ा हो सकता है। तो अभी वक्त है, अभी 2-3 महीना का समय है। तो इस 2-3 महीने के समय में आप लोगों के सामने बेहतर एजुकेशन के साथ साथ आपकी सफलता सुनिश्चित हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग एक विशेष प्रोग्राम के तहत जुड़े हुए हैं। आप लोग भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको पता ही है कि कुल जो पीटी है बीपीएससी का, तो बीपीएससी के पीटी में कुल जो प्रश्न की संख्या है आपको पता ही है 150 है। और 150 प्रश्न में से ज़्यादातर प्रश्न आपका 2-3 सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें से हिस्ट्री उनमें से एक है। दोस्तों, 150 क्वेश्चन में आजकल के समय में जो बीपीएससी में निरंतर बदलाव हुई है और आयोग के द्वारा नेगेटिव मार्किंग लाया गया है, तो इस नेगेटिव मार्किंग में आपको पता ही है कि जब तक आप स्ट्रेटजी बना करके, रणनीति बना करके तैयारी नहीं करते हैं, तो आपके लिए सफलता काफ़ी दूर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, हम लोग को जीएस में लगभग पीटी में 6-7 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें से 3 कोर सब्जेक्ट को आप लोग गांठ में बांध लीजिए। उनमें से कोर सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री का भी है, जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। निरंतर देखा जाए तो 30+ प्रश्न आपका हिस्ट्री से आता है और उसमें से 30 में से लगभग आपका 20+ प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री को दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसमें यहाँ पे लिखा भी है कि 150 क्वेश्चन में से आपका 30 प्रश्न आपका लगभग हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से करीबन 20+ प्रश्न आते हैं, इंक्लूडिंग बिहार। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और जब यहाँ से ज़्यादा प्रश्न है तो हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो बिहार का इतिहास है उसको भी हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके अलावे हम लोग को हिस्ट्री में और भी जो सब्जेक्ट हैं उसको भी पढ़ना है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री भी इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी प्रश्न होते हैं, इसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में भी प्रश्न होते हैं, और कुल मिलाकर के तीनों सेक्शन मिलाकर के हम लोग ओवरऑल हिस्ट्री कहते हैं। तो कई बार तो यही होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि इतिहास, एक्चुअली जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री है आखिर क्या, हिस्ट्री किसे कहते हैं। हिस्ट्री और लिटरेचर, इतिहास और साहित्य में क्या डिफरेंट है, क्या जो पूर्व मान्यताएं और कुछ जो एक भ्रांति जो देखने को मिलती है इतिहास के संबंध में,
कई लोगों से पूछता हूँ कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो सिर्फ यही बताते बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। क्या बीती हुई सारी घटनाएं इतिहास हैं? जो बातें भूतकाल में घटित हो चुकी है पास्ट में, क्या सारी चीज़ें आपका इतिहास है? तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि इतिहास एक्चुअली क्या है। इतिहास दोस्तों प्रत्येक बीती हुई घटनाओं को इतिहास नहीं कह सकते हैं, थोड़ा माइनर डिफरेंट है हिस्ट्री और लिटरेचर में। लिटरेचर में जो पूर्व की जो बातें होती है उसमें मिथ्य अर्थात कल्पना पर आधारित बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्या हमारा इतिहास कल्पना है? नहीं, उसमें वास्तविकता है, और उसमें वास्तविकता की झलक तब दिखाई पड़ेगी जब उसके इतिहास की परिभाषा को हम लोग बेहतर तरीके से आकलन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस चीज़ को मानेंगे कि हर बीती हुई घटनाएं इतिहास होती है, लेकिन इस परिभाषा को हम लोग थोड़ा सा विस्तार करने का प्रयास करेंगे। क्या इसका परिभाषा हो सकता है? दोस्तों, बीती हुई क्रमागत घटनाओं के विवरण को जो वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखी जाती है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार सुन लें, इतिहास बीती हुई क्रमागत घटनाओं का विवरण है जिसे वैज्ञानिक फैक्ट्स के आधार पर लिखी जाती है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं का जिक्र होता है या तो अध्ययन होता है। यह हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण परिभाषा हुआ। इतिहास को अमूमन 3 पार्ट में बांट करके देखा जाता है। आपको पता ही है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, लास्ट जो है आपका आधुनिक भारत। और यहाँ तीनों से प्रश्न आपके चाहे पीसीएस हो यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो या तो फिर आपका यूपीएससी हो, तीनों से प्रश्न निरंतर पूछा जाता है। लेकिन बीपीएससी का यदि हिसाब किताब को देखा जाए तो सर्वाधिक प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 20+ प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, जिसमें से आपका एंशिएंट हिस्ट्री से भी 5 से 7 प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसी तरह से 5 से 7 प्रश्न आपका मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में बुद्धिमानी ये होगी कि जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है या तो आपका सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री, उसी को पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा। इसके बाद फिर हम लोग रणनीति के तहत एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल पर भी काम करेंगे। दोस्तों, इतिहास के संबंध में कई बार यह कन्फ्यूजन होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री एक्चुअली है कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो इसमें से देखिए, आप जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें पता नहीं है कि एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि इतिहास, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट करके देखा जाता है। पहला जो पार्ट है दोस्तों, उसको प्री हिस्ट्री एरा कहा जाता है, यानी कि जिसमें कि सिर्फ व सिर्फ एविडेंट यानी कि आर्कोलॉजिकल एविडेंट के आधार पर ही इतिहास लिखी जाती है। जैसे कि पाषाण काल का जो, जिसमें प्री हिस्ट्री हो गया, आपका प्रोटो हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ व सिर्फ एविडेंट के आधार पे ना, प्री हिस्ट्री के समय में जितनी भी चीज़ें हैं, आपका पाषाण काल हो गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यहाँ पे कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ व सिर्फ यहाँ पे आर्कोलॉजिकल एविडेंट ही देखने को मिलता है। इसलिए कई बार तो इतिहासकार इसे 3 पार्ट में बांट करके दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सिर्फ आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स, नथिंग एल्स। यहाँ पे कोई लिटरेचर का एविडेंट नहीं है। जबकि दूसरा जो होता है, इसी में आपका आद्य इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के दूसरा जो सेक्शन है जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, आद्य इतिहास।
आपको पता ही होगा आदि इतिहास काल जो माना जाता है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। इसमें क्या है, आदि का मतलब ऐसा इतिहास जिसमें लिखित साक्ष्य कम मात्रा में है और आर्कोलॉजिकल साक्ष्य ज़्यादा मात्रा में है, और इसमें से जो लिखित साक्ष्य अवेलेबल जो भी हैं आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिटरेचर है या तो जो कुछ भी लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्या उसको आज तक पढ़ा जा सका है? नहीं। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी हम एविडेंट ढूंढते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है, आर्कोलॉजिकल साक्ष्य के आधार पर, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही दिखाई पड़ती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा जो सेक्शन है आपका प्रोटो हिस्ट्री हो गया। उसी प्रकार से जो एंशिएंट हिस्ट्री जो जिसको कि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐतिहासिक काल दोस्तों जिसको माना जाता है, इसके अंतर्गत आर्कोलॉजिकल एविडेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ लिटरेचर भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए। लिटरेचर और आर्कोलॉजी दोनों मिलाकर के आपका एक संपूर्ण इतिहास लिखा जाता है और यह ज़्यादा प्रामाणिक होता है। इसी को ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, ऐतिहासिक फैक्ट भी कहा जाता है। जब ऑप्शनल समाप्त नहीं हुआ था बीपीएससी में, तो हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये 64th या तो 64th का ही समय था। उसमें एक प्रश्न था कि मौर्य काल का आगमन इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, इस कथन का विवेचना करें। इसका अर्थ ये था कि मौर्य काल ही एक ऐसा डायनेस्टी था जिसमें से आर्कोलॉजिकल एविडेंट और साहित्यिक यानी कि लिटरेचर बड़े पैमाने पर मिलती है। आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाहे पाटलिपुत्र या कुम्हार का जो राजप्रसाद है, इसके अलावा अशोक के द्वारा जो इतने आर्कोलॉजिकल एविडेंट है, जिसमें देखिएगा इतने बड़े बड़े शिलालेख है, लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा विहार हैं, स्तूप हैं, विभिन्न प्रकार के जो आर्कोलॉजिकल एविडेंट हैं। इसके साथ साथ देसी लिटरेचर, विदेशी लिटरेचर बड़े पैमाने पर मिलता है। देसी लिटरेचर की बात किया जाए तो इनके लिए कई पुराण में भी साक्ष्य मिलता है। इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, इसके अलावा भी और भी जो लिटरेचर है उसमें ये तो देसी साक्ष्य हो गए। इसके अलावा यहाँ पे देखें विशाखा दत्त की पुस्तक है ना, विशाखा दत्त की पुस्तक और मुद्रा राक्षस, इसमें मौर्य काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से विदेशी साक्ष्य को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा साक्ष्य आप देख सकते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। इसके साथ साथ समय समय पर और भी बहुत सारे यात्री भारत आते रहे हैं, जिसमें कि आपका देखिएगा फाहियान हो गया, वेनसोंग हो गया, इत्सिंग हो गया, इसका भी बहुत सारा जो है साक्ष्य बताते हैं किसके बारे में, मौर्य काल के बारे में। तो यहाँ से मौर्य काल जो है एक्चुअल रूप से देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है, जिसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। अब सवाल उठता है कि एंशिएंट हिस्ट्री का काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री का काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का काल अमूमन जो है, जो लोग मानते हैं कि जो प्री हिस्ट्री है, जिसको आप पाषाण काल कह सकते हैं, पूर्व पाषाण काल, वहाँ से लेकर के आपका गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद के समय तक आप एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो मुख्य विशेषता देखने को मिलती है दोस्तों, इस समय सबसे बड़े बड़े डायनेस्टी देखने को मिलता है, एम्पायर देखने को मिलता है। जैसे कि चक्रवर्ती सम्राट देखेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त, अशोका, इसके अलावा भी देखिएगा बड़े बड़े जो है साम्राज्य यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे चाहे हिस्ट्री में आपका इकोनॉमिक कंडीशन हो, पॉलिटिक्स हो, इसके अलावा आपका कल्चर हो, काफ़ी जो है स्वर्णिम तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सेनाओं को नगद वेतन दिया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उसको नगद वेतन दिया जाता है। क्वाइंस में ट्रेड होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत ज़्यादा विकास है। मौर्योत्तर काल के बाद तो ट्रेड देखेंगे मौर्य साम्राज्य के साथ तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रही थी, इसलिए इसको एंशिएंट पीरियड में लोग मानते हैं। और कहा जाता है कि मिडाइवल तब अलग हो जाएगा एंशिएंट से, जबकि
फ्यूडल सिस्टम, जो जिसको सामंतवाद कहा जाता है। सामंतवाद में क्या होता है, जब केंद्रीय राजा के पास अपने नौकरशाहों को, अपने जो सेना को नगद वेतन देने में जब अक्षमता यानी अक्षम नज़र आते हैं, तो ऐसे स्थिति में ज़मीन का टुकड़ा, लैंड का टुकड़ा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कुछ धार्मिक समूह, विद्वानों को भी लैंड जो है उन्हें दान के रूप में देते हैं। तो इन सारी व्यवस्था जो है बाद में एक रूप धारण कर लिया, जिसे कि फ्यूडल सिस्टम यानी सामंतवाद कहा जाता है। और सामंतवाद जो है मिडाइवल एरा की मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आपका मिडाइवल एरा जब पहुंचते हैं, एंसेंट से मिडाइवल काल में पहुंचते हैं, तो मिडाइवल काल को भी हिस्टोरियन ने इसको तीन पार्ट में बांटकर दिखाया है। पहला कि प्री मिडाइवल और प्री मिडाइवल एरा, जिसको पूर्व मध्यकालीन कहा जाता है, इसको पोस्ट गुप्ता पीरियड से लेकर के आपका 1206 से 6 तक जो है, पोस्ट गुप्ता पीरियड से लेकर 1206 तक यानी गुलाम वंश की स्थापना तक इसको प्री मिडाइवल का एरा मानता है। इसके बाद मध्यकालीन को देखा जाए तो 1206 से लेकर के 1707 जहाँ तक कि औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मध्यकालीन, इसको प्योर मध्यकालीन एरा या मृत्यु तक माना जाता है। किसके? औरंगजेब की मृत्यु तक। इसके बाद उत्तर मध्यकालीन, जिसको कि पोस्ट मिडाइवल कहा जाता है, 1707 ईस्वी से लेकर के 1850 के दशक तक, 1850 तक, इसको आप पोस्ट मिडाइवल कह सकते हैं या तो प्री मॉडर्न कह सकते हैं। यहाँ तक आपका मिडाइवल का एरा या तो युग माना जाता है। और अंत में हम लोग आधुनिक भारत पे आएंगे। आधुनिक भारत, जो कि हम लोग इस संस्थान के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को हम लोग इसी तरह से वीडियो लेकर के आएंगे। आज पहला क्लास था, थोड़ा सा परिचय ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा इस परिचय देना ज़रूरी था कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों, जैसा कि आधुनिक भारत को मैंने पहले भी बताया, जिसको प्री मॉडर्न या तो पोस्ट मिडाइवल कहा जाता है। ये जो पोस्ट मिडाइवल या तो प्री मॉडर्न, इसको 1707 ईस्वी से लेकर के 1850 के दशक तक आप मान सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय धीरे धीरे देखेंगे कि जो सामंतवाद जो है, धीरे धीरे इसका प्रभाव घट रहा है और फिर धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य का युग जो है प्रारंभ होने वाला है। और मॉडर्न काल की क्या विशेषता होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और 1850 के दशक के बाद मॉडर्न एरा आ जाती है। तो हम लोग को प्री मॉडर्न और मॉडर्न दोनों पढ़ना है। और यहाँ से मैंने पहले भी बताया कि 20 से अधिक प्रश्न यहाँ से आते हैं, इंक्लूडिंग बिहार। तो हम लोग देख लेंगे कि आधुनिक काल को आधुनिक क्यों कहा जाता है, मॉडर्न क्यों कहा जाता है, मॉडर्न होने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मॉडर्न होने के लिए सबसे बड़ी जो विशेषता होनी चाहिए वह तो होगा फ्यूडल सिस्टम की समाप्ति, यानी सामंतवाद की समाप्ति। और जब सामंतवाद की समाप्ति होगा तो देखिएगा मर्केंटाइल सिस्टम यानी कि व्यापार और वाणिज्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। इसी दौर में देखिएगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होगा, भौगोलिक खोजें होंगी और अपना व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा मेन फीचर जो आता है मानवता का, यानी मानवतावाद। मानवता जो है एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण फीचर है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब 1453 ईस्वी में 1453 में बिजेंटाइन साम्राज्य का समाप्ति हुआ और ऑटोमन साम्राज्य का बिजेंटाइन पर अधिकार हो गया, तो देखेंगे कि वहाँ से जो बुद्धिजीवी लोग थे, मानवता प्रिय लोग थे, उन लोगों का प्रस्थान जो है इटली के क्षेत्र में, जो पुराना रोमन साम्राज्य था यानी पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, वहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद वहाँ पे रेनेसा यानी पुनर्जागरण देखने को मिलती है। और पुनर्जागरण का मेन फीचर क्या है? मानवतावाद। ऐसा क्यों? देखिए, यूरोप में और दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, मिडाइवल एरा को अंधकार युग के रूप में भी लोग मानते हैं, डार्क एरा के रूप में भी मानते हैं। क्योंकि इस समय देखिएगा
धर्म के नाम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, क्रूसेड है। यूरोप में तो 200 वर्ष तक लगातार क्रूसेड चलता है ईसाई रिलीजन और इस्लाम के बीच में। इसके बाद जो वहाँ से जो थक मरते हैं, और उसमें फ्यूडल लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से कहें भूमिका होता है, रोल होता है। और जब सारे लोग धर्म युद्ध से थक जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें मानवता आती है, वह एक सुख और चैन से जीना चाहते हैं, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी जिसमें मानवतावाद है, तर्कवाद है, यानी कि अब किसी बात पे, धार्मिक बात पे जो है लड़ नहीं पड़ते हैं, यानी बुद्धि और तर्क के कसौटी पर किसी भी चीज़ को तौल कर देखते हैं, इसके बाद डिसीजन लेते हैं। इसके बाद फिर वैज्ञानिक, इसी समय देखिएगा वैज्ञानिकवाद आएगा, इसी समय इनलाइटनमेंट, जिसको कि आप प्रबोधन काल कहा जाता है, इसी समय आप देख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट यूरोप में एक बहुत बड़ा चीज़ था, भारत में भी राष्ट्रवाद, और आधुनिक शिक्षा और तरह तरह के फीचर जो हैं मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आता है। और ये सारा जो फीचर जब देखने को मिलेगा तो ये हमें 1850 के दशक में ही भारत में देखने को मिलती है। जो धर्म के नाम पे जो समाज बटा हुआ है, सोसाइटी के नाम पे भारत में जो समाज बटा हुआ है, उसमें देखिएगा राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक महापुरुष जो है भारत में मानवता को लाने के लिए सामाजिक बुराई है या धार्मिक जो आडंबर है उसको दूर कर करके समाज में एकता और राष्ट्रवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और तरह तरह की जो भ्रम है समाज में, सोसाइटी में जो अंधविश्वास है उसके प्रति आवाज़ उठाते हैं। कई सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, और भी जो चीज़ें हैं, शिक्षा नहीं है। देखिए 1850 के दशक में एजुकेशन पर भी काफ़ी काम होता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा देखिए नई शिक्षा पॉलिसी लाई जाती है। 1854 में देखेंगे शिक्षा के लिए एक मैग्ना कार्टा, जिसको कि वुड डिस्पैच पॉलिसी। इसके बाद देखिएगा बहुत सारी शिक्षा यहाँ पे, वैज्ञानिक शिक्षा यानी कि इंग्लिश शिक्षा दी जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये सारा चीज़ें हैं। और अगले जो वीडियो होगा अगले क्लास में दोस्तों, हम लोग एक एक करके टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा उनमें से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आज एक जो है इतिहास के बारे में संक्षिप्त परिचय था कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इतिहास क्यों पढ़ना है, इतिहास में क्या चीज़ पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने कोर सब्जेक्ट पर काम करना है। जैसा मैंने पहले भी बताया 150 प्रश्न में से आपका 30% करीबन आपका हिस्ट्री से आता है। उसी प्रकार से 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपका साइंस से आता है। साइंस से एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, यहाँ साइंस की भी पढ़ाई हो रही है। इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण आपका इसमें से कोर सब्जेक्ट है। इसके अलावे बिहार का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, ओवरऑल जितना भी जीएस का सब्जेक्ट है इस संस्थान के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन निःशुल्क जो है पढ़ाया जा रहा है। जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्हें इस जो सेवा दी जा रही है उसका लाभ लेना है तो निश्चित ही संस्था से जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सभी को